हासिल क्या हुआ यूक्रेन को? यूक्रेन अगर अपनी जमीन खो देता है तो वो उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पुतिन फिर भी ये कह सकते हैं कि उन्हें जो एक्वायर करना था वो एक्वायर कर चुके हैं। नेटो को अगर चुप कराना था, यूक्रेन से उसे दूर रखना था, वो भी उन्होंने हासिल किया। देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आज की सतही बातें हैं। ये जो युद्ध है, ये इस युद्ध के जो अभी आप परिणाम 90 और 10% दिखा रहे हैं, अगर इस पर भी सहमति होती है तो इसका अर्थ होगा कि पिछले 100-125 सालों से जो यूरोप का एक वर्चस्व दुनिया के नीति निर्धारण में रहा है, दुनिया के भूगोल को बनाने में रहा है, उसका अंत हो गया है। अगर नाटो जीवित है इसके बावजूद, और नाटो का विस्तार रूस की शर्तों पर नहीं हो रहा है वहां, और इस पर हो रहा है कि कोई देश उसको हथियार नहीं देगा, तो ये तो फिर एक बड़ी घटना होगी इतिहास की कि जिस यूरोप ने पूरी यूरोपीय व्यवस्था कायम की, दुनिया की व्यवस्था उनके अनुसार बनी, देशों की सीमाएं उनके अनुसार निर्धारित हुए हैं, और उस यूरोप को आज अपने आप को एक प्रकार से अघोषित रूप से सरेंडर करना पड़ेगा। और यहां से फिर रूस के जो पुतिन की एक सपना था कि सोवियत संघ की तरह महाशक्ति बनना, तो अगर उसने यूरेशिया के क्षेत्र में अपने भूगोल का पुनर्निर्धारण किया है तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में कहां होगा। यह केवल यूक्रेन के उस भूमि का विषय नहीं है, यह संपूर्ण दुनिया के जो एक विश्व व्यवस्था कायम की गई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसके पराभव, उसके अंत का द्योतक है। इसलिए पुतिन चाहे उनके देश की 80% संसाधन नष्ट हो जाए, वो मानेंगे नहीं जब तक कि वो स्थिति नहीं पैदा होगी। तो ये क्रीमिया का युद्ध याद करिए, ब्लैक सी पर यूरोप अपना कब्जा करना चाहता है, उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। अगर ये सहमति थी सोवियत संघ के विघटन के बाद कि यूरोप और बाकी इन 10 कॉमनवेल्थ देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्यों हस्तक्षेप किया गया वहां उस वायदे के बाद जब वहां से विघटन हुआ था? तो नपुंसक यूरोप है। यूरोप बोलता है, यूरोप के पास हैसियत नहीं है कि जाकर सीधा युद्ध लड़ सके। वो पीठ पीछे होकर के लड़ा रहा था। वो भी स्पष्ट हो गया कि यूरोप के देश बगैर अमेरिका के ये नपुंसक हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए इसके बाद दुनिया में क्या बदलाव आएगा, इसकी कल्पना करिए, सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से, और नए सिरे से जो राष्ट्रों में भारत जैसे देश जो उठ के खड़े हो रहे हैं, उन सब के लिए एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। यूरोप असल में 2 युद्धों में बर्बाद हो चुका है, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध बुरी तरह दोनों युद्ध वहीं लड़े गए। तो यूरोप के देश अब युद्ध से डरते हैं, वो युद्ध की विभीषिका का सामना नहीं करना चाहते हैं। ये एक बड़ी उनका पूरा समाज जो है वो सच्चाई है। वो हथियार भले बना रहे हो, दुनिया को लड़ा देंगे, लेकिन खुद नहीं लड़ना चाहते। 50,000 और 1.25 लाख सेना लेके, अगर ब्रिटेन के पास 50-60 हजार मान लो सेना है, अगर फ्रांस के पास 1 लाख 1.25 लाख है, तो आप कहां लड़ने जाओगे भाई? आप हथियार देके लड़ा रहे हैं। वहां का समाज तैयार नहीं लड़ने के लिए। वो जो तबाही देखी है, जो मंजर देखा है उन्होंने दोनों महायुद्धों का, उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा उस तरह का मंजर। इसलिए तब भारत के विचारों के प्रति दुनिया को आना पड़ेगा। युद्ध का नहीं, बुद्ध की विचार की आवश्यकता है। यहां पर दुनिया को लौट कर आना पड़ेगा, और शुरुआत यूरोप कर सकता है अगर करना चाहे तो। खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार हंगामा हिजाब हटाने की वजह से हुआ है। मैं हैरान हो गई इस तस्वीर को देखकर। अवधेश जी, विनोद जी, मैं हैरान हो गई इस तस्वीर को देखकर। हम सभी हैरान। ये कैसी हरकत थी? ये क्या तौर तरीका था? ना उम्र का लिहाज कर रहे हैं, ना पद का लिहाज कर रहे हैं। अगर वो कहना भी चाहते थे कि ये हिजाब एक दकियानूसी परंपरा है, अगर वो ये समझाना भी चाह रहे थे, तो ये तरीका ठीक नहीं था। एक महिला होने के नाते भी मुझे इस तस्वीर से थोड़ी आपत्ति है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे तस्वीर अगर सामने आए तो उससे भी मुझे आपत्ति है। सार्वजनिक मंचों से जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं का अपमान हुआ है, ये बता रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अब वो स्थिति नहीं है कि वो इस पद पर बने रहें, पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है, इससे दिख रहा है ये महिलाओं का अपमान है। एक और 10,000 रुपया दे रहे हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान हो रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा अवधेश जी, उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। एक पहलू मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं हिजाब की परंपरा के खिलाफ हूँ,
ये भी कहती हूँ कि भाई जिसको जो पहनना है, जो जिसकी स्वतंत्रता वो चाहते हैं, हमारा देश इसकी स्वतंत्रता देता है। बट मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी का हिजाब खींच रहा है, उसकी मनोस्थिति क्या है? गरिमा कहाँ है? सम्मान कहाँ है? नहीं, पहली दृष्टि से देखने पर किसी के अंदर भी यही भाव पैदा होता है जो आपके अंदर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसलिए लेकिन मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इतनी आयु है, हमको आगे पीछे की घटना का पता भी नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में महिला के वस्त्र को छू कर खींचने का समर्थन नहीं कर सकता हूँ, मैं इसका तो कभी कतई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन शायद अब एक ठीक है, उन्होंने कहा कि अरे तुम पढ़ी लिखी हो, क्या पहनती हो, तुम चेहरा उतार के रखो, बोल भी सकते थे। वो उनका भाव था यही कि सब हम ये जो हम दे रहे हैं आपको, चाहे जो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये तो सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, डॉक्टर हो आप, फलाने हो, क्या पहनती हो, ये वो वही कहना चाह रहे थे। लेकिन अब उनका अपना तरीका है और ये वीडियो बहुत वायरल है और जितने पार्ट का वायरल है उसके आधार पर कोई भी तर्क उनके पक्ष में नहीं दिया जा सकता है। मैं तो स्वयं हिजाब के पक्ष में नहीं हूं। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा पर थे और जॉर्डन को आपको पता है ना कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब से दो वंश निकले हैं, एक उनका कुरैश कबीला का वंश था और एक उनकी बेटी के साथ जो हजरत अली थे और फातिमा हजरत थी, उनके साथ हाशिम वंश का निकला है। तो ये जो जॉर्डन के जो पूरा परिवार है शाह का, वो उसी हाशिम वंश से आते हैं। और महिलाएं क्या मॉडर्न वस्त्र पहनी हुई हैं, सबकी तस्वीरें साथ में दिख रही है, बैठी हुई है, साथ में खाना खा रही है, मार रही है। तो दुनिया के मुसलमानों के लिए समझने की जरूरत है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज हजरत अली, जिनको कि उनके दामाद थे, उनकी बेटी शाह फातिमा, जो जहां से वो वंश चला है, उसके ड्रेस देखो और आप यहां क्या कर रहे हो, तो वो भी दृश्य है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का वो तरीका जो है वो स्वीकार नहीं है।